प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की होम साइंस का तीसरा लेसन, जिसका नाम है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या होता है? जो खाने में हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो अगर वो सारे पोषक तत्वों की हमें प्राप्ति हो जाए उस खाने में, तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? वसा हो गया, कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इस तरह से। तो भोजन के बिना आप लोगों को भी पता है कि हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए भोजन उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी। तो जिस प्रकार रेल के इंजन, कार तथा बस को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार अपने शरीर को चलाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि भी अगर हम जब तक हमें खाना नहीं मिलता, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हमारी काम करने की शक्ति भी नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि आवश्यकता से, ज़रूरत से ज़्यादा जो भोजन होता है वो भी उतना ही हानिकारक होता है जितना आवश्यकता से कम खाया गया भोजन। तो यही कारण है कि जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, हमें उतना ही भोजन खाना चाहिए। तो भोजन द्वारा शरीर में उत्पन्न किए गए ताप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो खाया गया भोजन है वो शरीर के अनुरूप है या नहीं। तो हमें भोजन उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जितना शरीर की उपयुक्त मात्रा में ताप और शक्ति उत्पन्न हो सके। तो शरीर में उत्पन्न इस ताप और शक्ति को जिस इकाई द्वारा मापा जा सकता है, इसे हम कैलोरी कहते हैं। तो देखो, ये हमारा 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भी कैलोरी किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चे? जो हमारा शरीर में जो ताप होता है उसमें और शक्ति को जिस इकाई द्वारा मापा जाता है, उसे कैलोरी कहते हैं। तो ये जो ताप उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, ये अलग अलग होती है। तो देखो, हमारे जो शरीर में 1 ग्राम कार्बोज कितनी कैलोरी देता है? 4.1 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी देता है? 4.1 कैलोरी। 1 ग्राम वसा जो है वो हमें 9 कैलोरी देता है। तो हमें भोजन की आवश्यकता काम करने की शक्ति के साथ साथ शरीर की वृद्धि के लिए भी जरूरी है, शरीर की रक्षा के लिए भी जरूरी है, और कुछ भी काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हमारे भोजन में शरीर वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन, ऊर्जा के लिए कार्बोज, वसा, शरीर रक्षा और शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें खनिज, लवण और विटामिन का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त हों। तो सभी पौष्टिक तत्व अगर प्राप्त होंगे तो हमें संतुलित भोजन भी प्राप्त हो जाता है। तो व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं का आधार क्या है? एक तो देखो, सबसे पहले आयु निर्भर करती है कि भी देखो, छोटे बच्चे की पौष्टिक आवश्यकता अलग होती है, बड़ों की अलग और वृद्धों की अलग। तो बच्चों को उनके शरीर के भार को देखते हुए वयस्कों यानी बड़ों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन खेल कूद में रहते हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनको अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में थोड़ा लोग कम एक्टिविटी कर पाते हैं, तो इसलिए फिर उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। लिंग है, पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों से लंबाई और भार में अधिक होते हैं और शारीरिक कार्य भी अधिक करते हैं। जब स्त्रियों की विशेष अवस्था होती है, जैसे गर्भावस्था होती है या दूध पिलाने वाली अवस्था होता है, तब उनको पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। काम है, काम भी डिपेंड करता है पोषक तत्वों की प्राप्ति के ऊपर, कि एक बंदा तो बिल्कुल बैठा है कंप्यूटर पे, बैठे बैठे ही खा रहा है, तो उसको इतनी पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती जितना मज़दूर को होती है, कि मज़दूर सारा दिन अपने शरीर को हिला रहा है, काम कर रहा है, तो उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जलवायु है, विशेष पोषक तत्वों, विशेषकर कैलोरी की आवश्यकता पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। प्रायः ठंडे देशों में रहने वाले लोगों को और सर्दी के मौसम में अधिक गर्मी और शक्ति देने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोज और वसा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि इसके अलावा
गर्म देशों में रहने वाले लोगों को गर्मी के मौसम में कार्बोज और वसा की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और पेय पदार्थों की यानी जो पीने वाली चीज़ें होती हैं लिक्विड, उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना। तो पौष्टिक मान कैसे बढ़ाएंगे हम? ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि भी हमारी परिवार की आय कितनी है, यानी ये नहीं है कि भी खर्चा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, हमें अपनी आय का भी पूरा ध्यान रखना है। तो भोजन पकाने में हम ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा खर्चा किए बिना ही हम अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ा लें। तो देखो 3 विधियां बताई हैं, एक तो अंकुरन, खमीरीकरण और विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर प्रयोग करना। तो अंकुरन आप लोगों ने देखा होगा कि भी जैसे दालें होती हैं, चने होती हैं, तो हम मतलब उनको कुछ देर पानी में भिगो कर रख देते हैं, फिर उसको हम किसी कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो छोटे छोटे उसके अंकुरन से फूट जाते हैं। तो वो जो अंकुरन वाला होता है वो उसमें काफ़ी सारा पौष्टिक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ऐसा हम मूंग की दाल, मोठ, चने, सोयाबीन, इनका हम अंकुरन द्वारा पोषक मान बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम उसको अंकुरित कर सकते हैं। तो इन अंकुरित दालों में अनाजों को कच्चा या भाप से पकाकर, जैसे वो अंकुरित हो गए तो उनको हम थोड़ा सा कच्चा या भाप में पकाकर उसमें नमक, काली मिर्च, नींबू, प्याज, टमाटर, खीरा आदि बनाकर भी उसका चाट बनाकर खा सकते हैं। अंकुरित दालों और अनाजों की खिचड़ी, खीर, परांठा, रायता आदि भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसको अंकुरित करने के लाभ क्या होते हैं? एक तो विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी और बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। खनिज लवण, लोहे की अधिक मात्रा की प्राप्ति होती है जो शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। अंकुरित करने से अनाजों और दालों में जो उपस्थित पोषक तत्व, विरोधी तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अंकुरित करने से जो खाद्य पदार्थ है, ऐसे तो कोई कच्ची दाल खाता नहीं है, चने खाता नहीं है, तो इसलिए अगर हम उसको अंकुरित करके खाएंगे तो वो हमें आसानी से अच्छे भी लगते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। और पानी में अगर भिगो कर रखते हैं तो अंकुरित फूटने से अनाजों में दालों की जो कठोर ऊपरी परत है वो फट जाती है, जिससे उन्हें पकने में कम समय लगता है। दूसरा है हमारा खमीरीकरण। तो खमीरीकरण बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ब्रेड हो गया, डोसा हो गया, तो इनको हम क्या करते हैं कि ये बनाने से पहले जो इसका मटेरियल होता है इसको खमीरीकरण के लिए रख देते हैं, चाहे कोई नमक डालकर ही हम रख देते हैं ताकि उसका खमीरीकरण उठ जाए। तो खमीरीकरण करने के लिए खाद्य पदार्थों को साफ करके स्वच्छ पानी में भिगो कर रख दिया जाता है। तो ये हमें मार्केट में भी मतलब आसानी से प्राप्त हो जाता है बना बनाया बैटर। गर्मियों में सर्दी की अपेक्षा खमीर जल्दी उत्पन्न होता है। तो खमीरीकरण विधि द्वारा डोसा, इडली, कुलचा, डबल रोटी, ढोकला आदि बनाए जाते हैं। तो इसके क्या लाभ हैं? एक तो हम खमीरीकरण विधि द्वारा बी समूह के विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है और जो भी उसमें खनिज लवण होता है, लोहा होता है, वो हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। और खमीरीकरण जो है वो ही दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा पाचनशील होता है और ये खाने में भी, जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, कुलचा, डबल रोटी, ये सब खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। तीसरी हमारी विधि है पोषक तत्वों के मान को बढ़ाना, कि उचित मात्रा में मिला जुलाकर प्रयोग करना। इसमें क्या है, कई जैसे हम अनाज और दालों को, जैसे खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हम दाल चावल को मिक्स करके बना देते हैं। दाल रोटी, ढोकला, ढोकला भी देखो बेसन को घोल बनाया जाता है। डोसा जो है, डोसा में दाल और चावल का मिक्सचर होता है। इडली हो गया, मिस्सी रोटी आदि। कई तरह के अनाज हो गए, जैसे बाजरा गेहूं की रोटी, मक्का गेहूं की रोटी, उड़द चना, उड़द राजमा, उड़द मूंग की दाल, इस तरह से इनको मिक्स करके भी हम लोग खा सकते हैं। अनाज, दालें, सब्जियों वाली खिचड़ी, पुलाव, पुलाव होता है सारी सब्जियों का मिक्सचर करके हम जो चावल बनाते हैं। अंकुरित मूंग पोहा, यानी मूंग की दाल और पोहा, तो इसको भी अंकुरित करके हम बना सकते हैं।
दाल वाला साग है और पौष्टिक रोटी। तो वनस्पति और पशुजन्य खाद्य पदार्थ, वनस्पति जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और पशुजन्य जो पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खीर, गाजर का हलवा, अंडे का कस्टर्ड, मीट पुलाव, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।